Hello aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. लिथुआनिया विल्नियस में 2023 का नाटो हेड ऑफ द स्टेट्स का समिट हो चुका हुआ है। जुलाई 11 और 12 ये 2 दिन ये हाई प्रोफाइल की समिट वहां पर हो रही थी और अभी ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका हुआ है समिट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे उस समिट में हुए हाइलाइट्स और की टेक अवेज हमें क्या क्या देखने को मिले, क्योंकि नाटो जो है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री डिफेंस पैक्ट या फिर रीजनल ग्रुपिंग भी आप कह सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जानने की कोशिश करेंगे इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि विल्नियस लिथुआनिया में जो नाटो का समिट हुआ है 12 जुलाई 2023 की इवनिंग जो सेक्रेटरी जनरल है नाटो के जेंस स्टोल्टनबर्ग साहब, उन्होंने रैप अप उसे किया और की हाइलाइट्स भी उन्होंने बताए और क्या कुछ मेजर से डिसीजंस उन्होंने लिए हुए थे और फ्यूचर में अलायंस जो कि नाटो का अलायंस है क्या कुछ मेजर से डिसीजंस लेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हमें हाईलाइट देखने को मिला हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पर अलायंस ने ये भी एग्री किया कि नाटो का जो है वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड और रोबस्ट डिफेंस प्लान यहाँ पर डिस्कस किया गया सिंस द कोल्ड वॉर एरा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट समिट हुआ होगा। और साथ ही साथ सभी नाटो के जितने भी अलायंस हैं उन सभी ने अपना कमिटमेंट बताया कि डिफेंस में इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे, यूक्रेन को नाटो के और भी करीब लाने की कोशिश करेंगे और जहां कहीं पर भी पार्टनरशिप जरूरत है दुनिया में वहां पर करने की, पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करने की है वो कोशिश करेंगे। तो ये न्यूज चैनल में छाया हुआ था। अब थोड़ा बहुत हम हाइलाइट्स देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिस्टर जेंस स्टोल्टनबर्ग साहब ने इनॉग्रल मीटिंग चेयर की हुई थी सबसे पहले नाटो यूक्रेन काउंसिल की। अब यूक्रेन को यहाँ पर न्योता भेजा गया था। यूक्रेन तो वैसे नाटो का मेंबर नहीं है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब चाहते थे कि लिटरली उन्हें मेंबरशिप मिले, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव ही रिजल्ट यहाँ पर आया। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि देखिए बड़े चौड़े समिट्स में बड़े चौड़े अग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए जाते हैं, बड़े बड़े डिक्लेरेशन जरूर दिए जाते हैं, लेकिन उस पर टेंजिबल से रिजल्ट आना बहुत ही रेयर होता है। तो जेलेंस्की साहब के साथ भी यहाँ पर यही हुआ कि थोड़ा बहुत प्रोसेस नाटो ने आसान कर दिया मेंबरशिप के लिए यूक्रेन के लिए, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि खुद पूरे नाटो अलायंस के बीच ये डिफरेंस छाया हुआ था कि यूक्रेन को मेंबरशिप इमीडिएटली देना चाहिए या नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पर अलायंस ने यह भी एग्री किया कि एक नया मल्टी ईयर असिस्टेंस पैकेज भी यहाँ पर यूक्रेन को भेजा जाएगा, ताकि सोवियत एरा से उसे पूरी तरीके से एक नाटो मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट का एक कंट्री बनाए। जो कुछ भी नाटो कंट्रीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसी तरीके से मिलिट्री स्टैंडर्ड्स हम यूक्रेन में भी बनाने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा बहुत कमिटमेंट उन्होंने दिया हुआ था। और साथ ही साथ ये भी रिअफर्म किया कि यूक्रेन की मेंबरशिप के लिए हम सभी सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन वही कि अलायंस जैसा चाहे उसी तरीके से ही होगा। अल्टीमेटली कोई भी यहाँ पर पुष्टि नहीं की गई कि हाँ फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप मिल सकता है या नहीं, और मिलेगा तो क्या इमीडिएटली वॉर के बाद मिलेगा। और चंद अलायंस दरअसल डरे हुए भी थे कि इमीडिएटली वॉर के बाद अगर यूक्रेन को मेंबरशिप मिलेगा तो रशिया यहाँ पर चिढ़ जाएगा और पता नहीं वो क्या या फिर किस तरीके के स्टेप्स यहाँ पर लेगा। हालांकि मेंबरशिप का प्लान जो थोड़ा बहुत आसान यूक्रेन के लिए बना दिया गया है। पहले 2 स्टेप प्रोसेस, लेकिन अब यूक्रेन के लिए 1 स्टेप प्रोसेस बनाया गया, लेकिन वहां पर भी कंडीशंस मीट होने चाहिए जो कुछ भी अलायंस रखते हैं। ठीक है, तो ये वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट सी चीजें यहाँ पर बात की गई थी। और साथ ही साथ अलायंस ने यह भी कहा कि वॉर एंड करना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और जैसा ही वॉर एंड होगा यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से क्रेडिबल अरेंजमेंट चाहिए वो सभी हमें करने पड़ेंगे, और यूक्रेन को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने के लिए कमिटमेंट दिए जा चुके हुए थे। साथ ही साथ चंद इंपॉर्टेंट अलायंस के साथ भी अपार्ट फ्रॉम नेटो के जो मेंबर्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ये सभी दरअसल बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं नाटो को। नाटो के कंट्रीज के साथ इन सभी के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हैं, तो नाटो के अलायंस भी आप इन्हें कह सकते हैं। और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर्स यहाँ पर आए हुए थे, तो इन सभी के साथ यहाँ पर बातचीत वगैरह हुई थी और ये बताया गया कि नाटो जो है वो भले ही रीजनल अलायंस क्यों ना हो, लेकिन आज के ज़माने में सभी ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एजेंडा पर थी वो चाइना ही था। बीजिंग जिस तरीके से अपना ग्लोबल असर्टिवनेस बढ़ा रहा है, और मॉस्को यूक्रेन के वॉर के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ, और तीसरा स्वीडन के मेंबरशिप के बारे में भी लेकर यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट से डिस्कशन हुए थे। एक हाईलाइट यहाँ पर यह हुआ कि जेंस स्टोल्टनबर्ग साहब ने अपनी स्पीच में यह भी हाईलाइट किया कि जितने भी प्रॉब्लम्स अब दुनिया में चल रहे हैं, चाहे वो मॉस्को यूक्रेन का वॉर हो या फिर चाइना का ग्लोबल असर्टिवनेस जो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हम सभी को चाहिए कि नाटो मेंबर्स के बीच भी कोऑर्डिनेशन हम अच्छा बढ़ाएं, यूरोपियन यूनियन के बीच भी कोऑर्डिनेशन अच्छा बढ़ाएं, और इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, यहाँ पर इंडिया का भी जिक्र है। इंडो पैसिफिक में जाहिर सी बात है कि इंडिया मेजर प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा से इंडो पैसिफिक एरिया में भी, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो, इन सभी के साथ रीजनल ग्रुपिंग्स हो या फिर इन सभी के साथ क्लोज मिलकर आगे बढ़ने की बात की गई, और एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने की भी यहाँ पर बात की गई हुई थी।
और स्टोल्टनबर्ग साहब ने ये भी कहा कि नाटो इज मोर यूनाइटेड देन एवर, और अब इसका एक ही पर्पस आप कह सकते हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर। पूरी तरीके से यूरोपियन ब्लॉक और वेस्टर्न कंट्रीज जो रशिया के खिलाफ लॉबी कर रहे हैं। और लिथुआनिया के प्रेसिडेंट नौसेदा जी को भी यहाँ पर थैंक किया गया, क्योंकि शाम में उन्होंने एक डिनर भी, प्रेसिडेंशियल डिनर भी इन सभी नाटो के लीडर्स के लिए होस्ट किया हुआ था, और डिसाइड किया गया कि आने वाला नाटो का जो समिट होगा, विच विल बी 75 ईयर्स मार्किंग सिंस द अलायंस फाउंडिंग, जो 75 साल पहले ये अलायंस फाउंड किया गया था, तो 75 ईयर्स मार्क करेंगे। तो आने वाले साल नाटो का समिट जो है वो वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगा 2024। तो आने वाले साल का वेन्यू भी यहाँ पर डिसाइड किया गया। की हाइलाइट्स क्या क्या थे, देखिए ये समिट जो है वो ऑफिशियली प्रपोज किया गया था मैड्रिड 2022 समिट में, स्पेन में हुआ था पिछले साल का समिट, और वहीं पर लिथुआनिया ने यहाँ पर प्रपोजल दिया गया था कि हमें जो है नेक्स्ट ईयर होस्ट करने का मौका दीजिएगा, तो ये मौका दिया गया और 9 नवंबर 2022 को इसके डेट्स भी होस्ट किए गए थे। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन यहाँ पर क्या था वर्ल्ड लीडर्स के पास, एक तो रशिया यूक्रेन का ही कॉन्फ्लिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर था, बाकी का यूक्रेन के बारे में जो मिलिट्री असिस्टेंस वगैरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल मदद हम देंगे, मिलिट्री नॉन मिलिट्री एड्स हम प्रोवाइड करेंगे, इनके बारे में डिस्कशन हुआ, और स्वीडन का प्रोस्पेक्टिव मेंबरशिप के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सी चीजें थी, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ भी यहाँ पर नाटो के सेक्रेटरी जनरल की मीटिंग वगैरह हुई, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी जो एक चीज डिस्कस की गई, जिस तरीके से चाइना और रशिया के बीच टेंशन यहाँ पर हो रहे हैं, खासकर चाइना जो इंडो पैसिफिक में अपना असर्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। और फिनलैंड ने दरअसल इसी साल फिनलैंड को फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप मिली हुई थी। फिनलैंड एक्चुअली बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नाटो अर्लियर दिस ईयर इटसेल्फ। हालांकि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने मिलकर मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन स्वीडन की मेंबरशिप रोकी गई थी बाय टर्की एंड हंगेरी। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टर्की के चंद इंपॉर्टेंट से रिजर्वेशन थे स्वीडन को लेकर। लेकिन जैसा कि एर्डोगन साहब ने इमीडिएटली ग्रीन सिग्नल दिया कि हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, वो किस लिए नहीं है मैंने उस वीडियो में कवर किया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ये सभी होने की वजह से ग्रीन सिग्नल मिला, लेकिन अभी भी टर्की की पार्लियामेंट और हंगेरी की पार्लियामेंट को चाहिए कि वो नाटो में मेंबरशिप के लिए स्वीडन को रेटिफाई करें, तभी जाकर इसे मेंबरशिप मिलेगा। लेकिन हंगेरी और टर्की ने एज ऑफ नो ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उनका भी जो प्रोसेस है वो इमीडिएटली बैक ट्रैक आ चुका हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो स्पेशल अपीयरेंस के लिए आए हुए थे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें नाटो का मेंबरशिप दीजिएगा, इमीडिएटली जैसा ही वॉर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अलायंस फिर से बटे हुए थे कि क्या देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अगर इमीडिएटली वॉर के बाद देंगे तो रशिया के साथ क्या होगा, क्योंकि चंद नाटो कंट्रीज के अच्छे खासे रिलेशनशिप है रशिया के साथ भी, तो रशियन अग्रेशन इस वॉर को और भी ज्यादा ड्रैग कर देगा। तो अभी बटे हुए थे लोग, और प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा बहुत कंजेशन इन दोनों के बीच चल रहा था। तो सच बताएं तो ज़ेलेंस्की इतने खुश नहीं थे नाटो समिट विल्नियस 2023 के आउटकम्स को लेकर। लेकिन साथ ही साथ नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ऑलरेडी हमने 500 मिलियन यूरोस फंड जमा किया हुआ है, प्लेज किया हुआ है क्रिटिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, फ्यूल, मेडिकल सप्लाईज, डी माइनिंग इक्विपमेंट्स, पंटून ब्रिजेस वगैरह जो यूक्रेन की जरूरत है वो सभी प्रोवाइड करने के लिए 500 मिलियन यूरोस हमने ऑलरेडी प्लेज किया हुआ है। और साथ ही साथ हम ये भी प्लेज करते हैं कि यूक्रेन की सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए हम ज्यादा से ज्यादा योगदान देंगे, मिलिट्री हॉस्पिटल्स वगैरह हो गया, और सोवियत एरा का जो यूक्रेन है उसे हम पूरी तरीके से मॉडर्नाइज करके नाटो नेशन में जिस तरीके से मिलिट्री स्टैंडर्ड्स हैं, डिफेंस स्टैंडर्ड है, उसे पूरी तरीके से ऐसा बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।